गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि कल मैं बीच क्लास में ही कुछ कारण से क्लास अपना छोड़ के चले गया था, कुछ वजह थी। तो हम मिडवेल इंडिया देख रहे थे और एसएससी जीडी की जो स्पेशल इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है कि बनेंगे उस सिलसिले में, और जेपीएससी से भी क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस यहाँ से दिल्ली सल्तनत हो गए, मुगल काल हो गए, आर्ट एंड कल्चर्स उसके, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 100% किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जैसे कल हमने देखा था मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग का था मध्यकालीन भारत। ऐसा कल मैंने आपको बताया था। केवल इसको हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं, और 2 पार्ट्स में हम लोग देखते हैं इसको। पहला है प्री मिडिवल इरा, प्री मिडिवल इरा में हम लोग को 800 से लेके 1200 तक ईस्वी तक का इतिहास हम जिसमें देखते हैं, जहां भारत में कोई भी सेंट्रलाइज्ड शासन नहीं है, हमें नहीं दिखाई देती है और ना ही है। इसमें भारत में राजनीतिक अस्थिरता का अभाव दिखता है हमें। और पोस्ट मिडिवल इरा में हम देखते हैं कि यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष होंगे। यहाँ पर हमें त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलेगा, और त्रिपक्षीय संघर्ष जो होंगे किनके बीच होंगे? पाल, प्रतिहार और गुज्जर के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होंगे। और वहीं दक्षिण भारत में नवचोल का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम मध्यकाल में हम देखते हैं 800 से 1200 तक का इतिहास। और इसके बाद 1200 के बाद आपको दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलेगी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की 1206 में स्थापना कर देंगे। तो भारत में मध्यकालीन के इतिहास को, जो मध्यकालीन का इतिहास है, इसे इस्लामिक इतिहास भी कहा जाता है। इस्लामिक इतिहास भी कुछ इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आधिपत्य रहा, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आधिपत्य रहा दिखता है। और उत्तरवर्ती मुगल काल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल उत्तरवर्ती मुगल काल में हम देखते हैं, उत्तरवर्ती मुगल काल में 2 साम्राज्य हमें दिखेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, जो दोनों ही मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित होंगे। भारत में कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि भारत में मध्यकाल की शुरुआत प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो आए थे, उन्होंने जैसे 712 ईस्वी में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए थे, वो कौन थे? अरब के थे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और इस समय भारत में सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था, और सिंध के जो राजा थे वहां उनका नाम दाहिर था, उनको पराजित किया और वहां से सोना जेवरात लूट के लेके गए। लेकिन इनका कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि भारत पे साम्राज्य स्थापित करें। और इसके बाद तो धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ, और इस आक्रमण से और भी जो बाहरी मुल्कों को पता चला कि भारत में एकता नहीं है,
और इसका फायदा उठाया गया। तो मुस्लिम आक्रमणकारी में जो दूसरी विचारधारा है, मुस्लिम आक्रमणकारी की जो दूसरी विचारधारा हमें दिखती है, मोहम्मद गजनी की हमें दिखती है। मोहम्मद गजनी ने जो थे तुर्क का शासक था, और इसने भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए। टोटल कितने आक्रमण किए? टोटल 17 आक्रमण भारत पे इसने किया। इसका 1000 से लेके 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी तक हम देखते हैं इन्होंने 17 आक्रमण भारत पे किए हैं। पहला आक्रमण जो फर्स्ट आक्रमण इन्होंने किया है, फर्स्ट आक्रमण मोहम्मद गजनी का 1001 में राजा जयपाल को हराया। 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को पराजित किया। ठीक। 1008 ईस्वी में नगरकोट पर कब्जा कर लिया। 1008 ईस्वी में नगरकोट पर कब्जा कर लिया। नगरकोट पर मोहम्मद गजनी ने कब्जा कर लिया और यहाँ के जितने भी हिंदू मंदिर थे और उन हिंदू मंदिरों के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा और यहीं पर इन्होंने बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की। बुद्ध सिकन की उपाधि धारण किया और इस उपाधि का तात्पर्य होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। आगे इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो औरंगजेब भी इसी तरह था। और इसकी जो सबसे चर्चित आक्रमण जो रही है मोहम्मद गजनी की 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसके आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, जो इसका 16वां आक्रमण कहा जाता है। यहां पर इसने मूर्तियों को तोड़ा और कुछ इतिहास के पन्नों में तो ऐसा लिखा भी गया है कि अश्लील हरकतें भी की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार भी की गया। और जब सोना लूट के जब जा रहा था मोहम्मद गजनी, तो रास्ते में इसके पास इतने सेना नहीं थे कि पूरे सोना को ले जा सके, रास्ते में गिराते गया। फिर भी आज भी वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर तक जैसे का तैसा है और अभी तो बहुत डेवलप हो चुका है। और सोमनाथ मंदिर जो है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। यूपीएससी के दृष्टिकोण से, यूपीएससी में तो मिडिवल इंडिया से क्वेश्चंस ना के बराबर आता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर के आर्ट एंड कल्चर्स पे आ सकते हैं क्योंकि 1000 वर्ष पूरा हुआ है इसका और इस उपलक्ष्य में। और जेपीएससी में पूरी संभावना है 99% की आएगी और एसएससी जीडी या जो भी एग्जामिनेशन होते होंगे वहां पर भी आने की पूरी संभावना है। गजनी, मोहम्मद गजनी जो था वो गजनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। इस साम्राज्य की स्थापना अल्तबगिन नामक एक तुर्क सरदार ने किया था जो 10वीं सदी में हुई थी। अल्तबगिन का दामाद जो था सुबतगिन था और इसका बेटा गजनी जो खुरासन में अपना शासन दे दिया गया था। 998 ईस्वी की बात है। वह तुर्क साम्राज्य का राजा बना और राजा बनने के बाद बगदाद से खलीफा का मान्यता प्राप्त किया और खलीफा से मान्यता की उपाधियां भी ली। गाजी की उपाधि धारण किया मोहम्मद गजनी ने और गाजी की उपाधि धारण करने वाला वो पहला शासक था। और गाजिर का तात्पर्य होता है काफिरों का वध करने वाला। गजनी के दरबार में विद्वान भी रहते थे जैसे अल बरूनी, फिरदौसी,
उक्त भी, ये सब सारे विश्व प्रसिद्ध विद्वान आपको गजनी के दरबार में ही मिलेंगे। अल बरूनी ने भारत के इतिहास को किताबे उल हिंद, तारीखे हिंद, दास्ताने हिंद में भारत के इतिहास को पूरी चर्चा की है, पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा की है। लेकिन इन्होंने जो चर्चा की है वो अपने सुल्तान के बारे में और हमारी शासन व्यवस्था के बारे में अच्छे से नहीं बताया है। बहुत दुख की बात है कि भारत का इतिहास लिखने वाला विदेश का व्यक्ति, हम प्राचीन एंसेंट इंडिया में भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा मान्यता मैक्स मुलर को मिलती है। वो मैक्स मुलर जो भारत कभी आया ही नहीं और यूरोप जर्मनी में बैठकर भारत का इतिहास लिख दिया और उसको मान्यता दे मिल गई। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि भारत के इतिहास को दबा के, भारत के इतिहास की सच्चाई को दबा के विदेशी हमारा इतिहास लिख रहे हैं और हमारे इतिहास को मान्यता भी दे रहे हैं। और इसी का नतीजा भी है, क्योंकि भारत कभी एक रहा ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार यानी मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता चला गया, जिसका कसर यहां से स्टार्ट हुआ, दिल्ली सल्तनत में भी दिखा, मुगल काल में भी दिखा और उसके बाद औरंगजेब के बाद उनके उत्तराधिकारी जो होंगे कमजोर होंगे, कमजोर होने के बाद बचा कुचा कसर अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। तो मुस्लिम आक्रमण की जो तीसरी विचारधारा जो है और अंतिम विचारधारा, यानी तीसरी और अंतिम विचारधारा, तीसरी और अंतिम विचारधारा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के रूप में हमें इतिहास के पन्नों में मिलती है। इनके बारे में कहा जाता है कि गौरी गजनवी साम्राज्य के एक गौर प्रांत का शासक था। उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया। इसकी जो पहले आक्रमण है 1175 ईस्वी में फर्स्ट अटैक कहां किया? मुल्तान पर किया। मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में गुजरात में करेगा। ये गुजरात के पारन पर किया, गुजरात में पारन पर इसने किया और वहां के राजा भीम को उसने पराजित किया। पारन का राजा कौन था? भीमसेन को पराजित किया, भीम को पराजित किया इसने, क्योंकि हमारे में तो यूनिटी है ही नहीं। उसके बाद जो हमारे इतिहास को तोड़कर रख देगी, इस साल भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल है। और अभी तक अगर हम देखें भारत के इतिहास में, अगर पूछे कि सबसे शक्तिशाली राजाओं में अगर नाम शुमार हो तो महाराज पृथ्वीराज चौहान। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमें यूपीएससी के सिलेबस में भी महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में बस 2 लाइन ही पढ़नी है। पहला 1191 ईस्वी तेहरान का प्रथम युद्ध, जहां महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। उसके ठीक 1 साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से महाराज पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित किया और इसके बाद भारत का इतिहास तो पूरी तरह तबाह हो गया और भारत पे पूरी तरह से बाहरी देशों का बाहुबली हो गया और धीरे 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 पूरे मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होते गए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे शासक
जो 16 साल में पूरे हिंदुस्तान जीत लिए, जिनको धरती का राज पिथौरा कहा जाता है, उनको इतिहास के पन्नों में उनके इतिहास को दबा दिया गया। कोई भी शासन अभी तक नहीं आई कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में सच्चाई दिखाए, क्योंकि सच्चाई दिखाएगी तो भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम आएगा, उनकी इतिहास सच्चाई लोगों तक पता चलेगी। लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री इसको सही दिखाने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। बस 2 लाइन पढ़ के हम शांत हो जाते हैं। तो 2 लाइन मैं भी लिख लेता हूं। 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, गौरी को पराजित किया। ठीक 1 साल बाद 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, वो भी धोखे से, क्योंकि दिल्ली की सत्ता के लिए जो इनके फादर इन लॉ थे जयचंद, मिल गए गौरी से जाके और गौरी का साथ दिया। सिर्फ सत्ता पे बैठने के लिए जयचंद ने गौरी का साथ दिया और महाराज पृथ्वीराज चौहान को, यानी अपने ही दामाद को मरवा दिया। ये हमारे देश की विडंबना है। तो इसीलिए कभी भी देखिएगा वर्तमान समय में कहा जाता है कि हमारे देश में ही जयचंद छिपे हुए, हमारे देश में ही गद्दार छुपे हुए। अगर महाराज पृथ्वीराज चौहान अगर भारत के इतिहास में अगर वो अपनी मौत मरते तो आज वर्तमान समय की ऐसी स्थिति नहीं दिखती, और ना भारत में किसी भी मुस्लिम देश की इतनी औकात नहीं थी, किसी भी देश की शासक की इतनी हैसियत नहीं थी कि भारत पे नजर उठा के देखे अगर महाराज पृथ्वीराज चौहान की पूरी शासन चलती। लेकिन ये इतिहास है और इतिहास इस पर गवाह है कि इतिहास में किंतु परंतु यदि जबकि ऐसा वैसा तर्क बहुत आता है, लेकिन इनकी इतिहास भारत सरकार को पूरी सच्चाई आज के युग तक पहुंचानी चाहिए। जाने इनके बारे में, महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में यूपीएससी के सिलेबस में भी इसे जोड़ना चाहिए। हर गवर्नमेंट इंट्रेंस एग्जाम में इनके सिलेबस को जोड़ना चाहिए और भी पूरे डिटेल से पृथ्वीराज रासो में पूरी लिखी गई है। आगे हम चलते हैं। जब तैरान का दूसरा युद्ध हुआ, गौरी ने हरा दिया। 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध हुआ। चंद्रावर का युद्ध, और चंद्रावर का जो युद्ध हुआ जयचंद्र और गौरी के बीच, गौरी विजय। आपने साथ दिया अपने दामाद को मरवाने के लिए कि दिल्ली की सत्ता आपको मिल जाएगी, लेकिन हुआ क्या? 2 साल बाद आप ही को रास्ता से साफ कर दिया। और इस तरह से मोहम्मद गौरी ने भारत पर धीरे धीरे कैप्चर किया, लेकिन उसने कभी भी सत्ता स्थापित नहीं की। उन्होंने गुलाम नियुक्त किया। 1206 में जब गौरी की हत्या हो गई तो भारत ने उसके गुलाम जो जहां जहां बैठा रिया करता था अपने को स्वतंत्र घोषित किया और गुलाम राजवंश की स्थापना की और भारत में दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तो कल जो हम क्लास में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को, कल मैं इससे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और कल मेरे क्या करूंगा। और दूसरे इस संडे को एक ही वीडियो में मैं क्लास में लूंगा और टाइम में कल की क्लास में बता दूंगा। धन्यवाद।